हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार सभी को। बेटा, जो नन्हा फनकार का चैप्टर चला हुआ था वो हमने हाफ रीड कर लिया था और मैंने आपको समझा दिया था, और आगे का अब हम करेंगे। देखिए बेटा, हम यहाँ पे थे। दोस्ताना अंदाज में अकबर केसव के पास ज़मीन पर बैठ गए और पास में पड़े पत्थर को खींचते हुए बोले, ठीक है, अब बताओ कि मुझे क्या करना है। केसव ने संदेह भरी नज़रों से अकबर की ओर देखा। हुजूर, क्या आप यह सब करेंगे? जो केसव था वो क्या करता है कि वो उसको देखते रहते हैं अकबर जी को। अकबर क्या करते हैं कि एक पत्थर उसके पास पड़ा हुआ था और पत्थर को ज़मीन पर उसने लकीरें खींच दी और बोले कि बताओ मुझे क्या करना है। आगे देखिए, केसव ने उसको संदेह भरी नज़रों से देखा कि क्या ये तो अकबर है, क्या ये सचमुच ऐसा करेंगे? क्या सचमुच मुझसे सीखेंगे? क्यों नहीं, मुझे तो विश्वास है कि मैं सीख ही लूँगा। अकबर कहते कि क्यों नहीं, मुझे तो पूरा विश्वास है कि मैं तो सीख ही लूँगा। नहीं नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था। केसव सब पका गया। केसव था वह एकदम से हड़बड़ा कर बोला, नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था कि आप सीख नहीं लोगे। दरअसल कहना चाहता था कि आप इतनी बड़ी बादशाह है, ये ठीक नहीं लगता। कि उसने कुछ अनमने भाव से कहा कि मुझे कुछ ठीक नहीं लगता कि आप इतने बड़े बादशाह और आपको ये काम करने की ज़रूरत है। अकबर हंसकर बोले, अच्छा, लेकिन पिछले हफ्ते तो मैंने मिट्टी से भरी डलिया ढोने से किसी की मदद की थी। यानी पिछले हफ्ते तो मैंने किसी की मिट्टी से डलिया ढोने में मदद की थी। क्या यह काम उससे भी ज़्यादा मुश्किल है? वो कह रहा है कि पिछले साल, अभी मैंने कुछ हफ्तों में मैंने मिट्टी से भरी डलिया ढोने में किसी की मदद की थी, उठाने में उसकी मदद की थी। क्या ये काम उससे भी ज़्यादा मुश्किल है? केसव अभी असमंजस की स्थिति में था। यानी केसव अभी सोच ही रहा था वह कि क्या करूं क्या नहीं करूं। वह अकबर के पास बैठ गया और उन्हें छीनी पकड़ने का सही तरीका सिखाने लगा। यानी वह अकबर के पास बैठ गए और उनको छीनी और पकड़ने का जो सही तरीका था वह सिखाने लग गया। फिर जैसे ही केसव के पिता ने उसे सिखाया था, उसने कोयले के टुकड़े से पत्थर पर लकीरें खींचकर एक आसान सा नमूना बनाया। उसके पिताजी ने भी उसको ऐसे ही काम करना सिखाया था, तो वह भी अकबर को वैसे ही कोयले के टुकड़े से पत्थर की लकीरें खींचकर उनको सिखाने लग गए। यानी एक आसान सा नमूना बनाने लग गए। क्योंकि जब भी हम देखो ड्राइंग करते हैं तो हम क्या करते हैं, पहले पेंसिल से हल्के हल्के ड्रॉ करते हैं। किसी भी काम को स्टार्ट करते हैं कि कभी ये बिगड़ ना जाए, उसको पेंसिल से धीरे धीरे ड्रॉ करते हैं, उसके बाद उसको कलर करते हैं। तो ऐसे ही उसने कोयले से पत्थर की लकीरें थी वो खींचने अकबर को सिखाई। देखिए, सिर्फ इन्हीं लकीरों को बहुत ध्यान से तराशना है। अकबर ने जब पत्थर पर छेनी रखी और ज़ोर से हथौड़े से वार किया, जिससे कटाव ज़्यादा गहरा हो गया है। यानी उसने जैसे ही पत्थर पर छेनी रखी और ज़ोर से हथौड़े से वार किया तो कटाव ज़्यादा गहरा हो गया। अरे अरे, नहीं नहीं, केसव ने तुरंत गलती पकड़ी। अरे, ऐसा नहीं करना है, इसको धीरे धीरे, ऐसे नहीं, धीरे से चोट देनी। उसने तुरंत उसकी गलती पकड़ ली। फिर जैसे कि केसव के पिता ने उसे सिखाया था। अरे अरे, ऐसे नहीं, उसने उसको टोका। केसव ने तुरंत उसकी गलती पकड़ी। हथौड़े को आहिस्ता से मारना है, ऐसे करके दिखाया, और हाँ, अपनी आंखें थोड़ी मीच कर उसे, वरना किरोचे उड़कर आंखों में चली जाएगी। यानी आप आंखों को थोड़ी मीच कर तब वार करना है, और नहीं तो किरचे हैं, जो पत्थर से किरचे उछलेगी वो आंखों में चली जाएगी। अकबर मुस्कुराए, हुजूर, जी हुजूर। यानी अकबर मुस्कुराए और कहा कि जी हजूर, ऐसा ही करेंगे। आगे देखिए, जवाब में केसव भी मुस्कुरा उठा और केसव भी मुस्कुराने लग गया। वह लगभग भूल ही गया था कि उसकी बगल में बैठा एक व्यक्ति हिंदुस्तान का बादशाह है। यानी वह बिल्कुल उसको काम सिखाने के तरीके से सिखाने लग गया। वह यह भूल गया कि उसके बगल में, यानी जो उससे काम सीख रहा है, वह हिंदुस्तान का एक बादशाह है। एक अनाड़ी से वेशक पर अपने काम की धाक जमाने में उसे मज़ा आ रहा था। वह बड़े ध्यान से देख रहा था कि अकबर किस तरह लकीरों को उकेर रहे हैं। बादशाह से ज़रा भी चूक हो जाने पर फ़ौरन उसकी त्योरियाँ चढ़ जाती है। जैसे हम किसी की गलतियाँ देखते हैं तो हमारी त्योरियाँ चढ़ जाती है। ऐसे ही उसको जब त्योरियाँ होती है बेटा, जो हमारी आइज़ के ऊपर की जो भौएँ होती हैं, उनको कहते हैं कि जैसे ही उसकी त्योरियाँ
चढ़ जाती है। काम करते करते अकबर पूछ बैठते, केशव सही है ना? यानी काम के बीच बीच में अकबर पूछ लेते कि क्या ये सही है, और केशव सिर हिलाकर अपनी सहमति जता देते। यानी जब भी बादशाह से कोई गलती होती वह अपनी त्योरियाँ चढ़ा लेता, और बीच बीच में अकबर भी उनसे पूछते रहते कि क्या काम सही चल रहा है, तो वह हामी भर देता और सिर हिला देता। अकबर इत्मीनान से बैठकर केशव से काम करता हुआ देखने लग गई। अब अकबर इत्मीनान से बैठ गए, आराम से बैठ गए और केशव का काम करता हुआ देखने लगे। वो केशव का काम करता हुआ देखने लग गई। केशव जो काम करता है वह अपने काम में खोए उन दोनों को इस बात का एहसास ही नहीं हुआ कि उनके आसपास मौजूद संतराज उन्हें बड़े कौतूहल से देख रहे थे। यानी उनके पास जो काम करने वाले थे वो भी उन्हें बड़ी हैरानी से देख रहे थे। अकबर ने गौर किया कि केशव पत्थर पर बने नमूने को ही नहीं तराश रहा था, बल्कि उन्हें अपनी तरफ से उनमें कुछ और भी जोड़ रहा है, जिससे वे डिज़ाइन ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं। यानी जो केशव था वो पत्थर पर सिर्फ नमूने ही नहीं बना रहा था, और भी वह अपनी तरफ से कुछ उनको डिज़ाइन दे रहा था, जिससे वे बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे। लड़के के काम करने के अंदाज को देखकर अकबर ने बड़े ही धीमे से कहा, केशव देखना, एक दिन तुम बड़े फनकार बनोगे। हो सकता है कि एक दिन तुम मेरे कारखाने में काम करो। यानी बादशाह ने उसके काम से खुश होकर ये कहा कि केशव देखना कि एक दिन तुम बड़े ही फनकार बनोगे, कि काम करने वाले अच्छे व्यक्ति बनोगे। हो सकता है कि तुम मेरे कारखाने में ही काम करो, कि मेरा जो काम करने की जगह है, मेरा जो कारखाना है उसमें तुम काम करो। कारखाना? कैसा कारखाना? केशव कहता है कि कैसा कारखाना होता है? बस एक बार ये महल तैयार हो जाए और लोग आगरा से आकर यहाँ रहने लगे, तब मैं कारखाना बनवाऊँगा। इन कारखानों में मेरी सल्तनत के सबसे बढ़िया फनकार और शिल्पकार काम करेंगे। यानी एक बार जब मेरा महल तैयार हो जाएगा ना और लोग आगरा से आकर यहाँ बस जाएंगे, तो मैं क्या करूँगा, इन कारखानों में मेरी सल्तनत के सबसे बढ़िया जो फनकार, अच्छे काम करने वाले व्यक्ति हैं और शिल्पकार हैं, जो नक्काशी करते हैं, मैं उनको इनमें काम करने का मौका दूंगा। चित्र बनाने वाले कलाकार, गलीचों में बुनकर संतराज, पत्थर और लकड़ी पर नक्काशी करने वाले शिल्पकार, यह सभी काम करेंगे। यानी जिन की जो कलाकारी जिन को जो आती है वो इन कारखानों में काम करेंगे। मैं उन सबको मौका दूंगा काम करने का। केशव का चेहरा चमक उठा और मुस्कुराते हुए बोला, मैं वहाँ ज़रूर काम करना चाहूँगा। यानी केशव खुश हो जाता और कहता है कि मैं वहाँ पर ज़रूर काम करूँगा। अकबर उठ खड़े हुए और जाते हुए बड़े प्यार से केशव का कंधा थपथपाया और कहा, अच्छा बेटा, आप अपना काम जारी रखो। अब केशव अब जो अकबर था वो जाने लगता और कहता है कि ठीक है, अपना काम तुम जारी रखो, और बड़े प्यार से उसका कंधा थपथपाता है। हुजूर, क्या आप दोबारा आओगे? केशव कहता है कि आप दोबारा आएंगे? केशव ने बड़ी उत्सुकता से पूछा। उत्सुकता होता है जानने की इच्छा कि मुझे जवाब मिले इस चीज़ का। मैं ज़रूर आऊँगा केशव। अकबर कहते हैं कि मैं ज़रूर आऊँगा। फिर तो पूरे दिन संतरासों के बीच केशव की धूम मची रही। संतरास यानी उसके जो साथ काम करने वाले थे, उनके जो मित्र थे, वह बार बार उसके पास आते और बादशाह से अपनी मुलाकात सबको सुनाता रहा। यानी केशव था सबको अपनी मुलाकात सुनाता रहा, अपने जो साथ काम करने वाले थे। रात हो चली थी, केशव बहुत थका हुआ था, पर आँखों में नींद का वह तो धीरे से अपने पिता के बिस्तर में घुस गया। पिता ने मुस्कुराकर कहा, तुम तो अभी से इतने प्रसिद्ध हो गए हो। बादशाह सलामत ने कहा कि एक दिन में तुम बहुत बड़ा कलाकार बनूंगा। बादशाह सलामत ने कहा कि एक दिन मैं बहुत बड़ा कलाकार करूँगा। यानी उसके पिताजी कहते हैं कि मुस्कुरा कर से पूछते कि तुम तो बड़े ही प्रसिद्ध हो गए हो। तो उसने कहा कि हाँ, क्यों न खुश हूँ, मैं तो एक दिन बहुत बड़ा ही कलाकार बनूंगा। मुझे बादशाह ने कहा है। अपने सिर को पिता की बाहों में सहारे टिका करके सब धीरे से बोला, हमारे बादशाह बहुत ही नेक इंसान है। बिल्कुल सही, पिता ने कहा। कुछ सोचा केशव से पूछा, बाबा एक बात बताओ, बादशाह के आगरा से एक से बढ़कर खूबसूरत महल है, फिर भी सीकरी में यह शहर क्यों बनवा रहे हैं? यानी केशव पूछते हैं कि जब उसके आगरा में इतने ज़्यादा महल है, खूबसूरत महल है उनके पास, तो सीकरी में ये महल क्यों बनवा रहे हैं? तो पिता बताते हैं, हाँ बेटा, बादशाह का आगरा बहुत सुंदर शहर है, पर सीकरी में नया शहर बनवाने का भी एक ख़ास कारण है। मैंने सुना कि जब बादशाह अकबर की कोई संतान नहीं थी, इस वजह से वह बहुत परेशान रहते थे। यानी वो सीकरी में जो महल बना रहे थे उसके बारे में बताते कि जब बादशाह थे उसकी कोई भी संतान नहीं थी। फिर उसने क्या किया, बात को संतान, इस वजह से वे हर वक्त परेशान रहते थे। वे बहुत सारे संतों और फ़कीरों के पास गए और भटकते भटकते बादशाह ख्वाजा सलीम चिश्ती के पास सीकरी आए। यानी भटकते भटकते कहाँ आए? बादशाह ख्वाजा सलीम चिश्ती। उन्होंने ही
बादशाह को बताया कि उनके एक नहीं तीन तीन संतानें होंगी, यानी उन्होंने बताया कि उनके एक नहीं तीन तीन संतानें होंगी। पहले बेटा ऐसे बहुत से होते थे जो ऐसी ऐसी भविष्यवाणी बता देते थे कि जो बिल्कुल ही सही सी दुआ करती थी। फिर क्या होता है, शहजादा सलीम मुराद और दनियाल, केशव ने चहकते हुए कहा। शाहजादा सलीम मुराद और दनियाल, केशव ने चहकते हुए कहा, बिल्कुल सही। तब बादशाह ने ख्वाजा सलीम चिश्ती के सम्मान में सीकरी नगर बसाने का फैसला किया था। यानी वो उसके जो संतानें थे उनका नाम लेता है और कहता है कि तभी वो सलीम चिश्ती के सम्मान में यह महल जो बनवाने का फैसला किया था, सीकरी नगर में बसाने का फैसला किया था। केशव ने कहा, अच्छा अब समझा, इसलिए बादशाह अकबर ने अपने बेटे का नाम सलीम रखा है। कि अच्छा अब समझा कि उसने अपने बेटे का नाम सलीम क्यों रखा है। हाँ, इसी कारण हम यहाँ एक नए शहर के लिए पत्थरों को तराश रहे हैं। केशव निंदी आवाज़ में बोला। पिताजी ने देखा कि उनका लाडला बेटा सो गया, यानी वो नींद भरी आवाज़ में बोल रहा था। हाँ ऐसा है। तभी तो यानी जो उसके पुत्र थे उनमें से एक का नाम सलीम था और उसको ही उसने सीकरी में बसाने का फ़ैसला लिया था। ठीक है, क्योंकि वो बादशाह ख्वाजा सलीम थे, उन्होंने उनको बताया था कि उनके एक नहीं तीन तीन संतानें होगी और उन्हीं के लिए उन्होंने वहाँ पे सीकरी में उसको बसाने का फ़ैसला किया और वहाँ पे उन्होंने महल बनाया। और अब देखा पिताजी ने कि उसका लाडला बेटा सो गया। तो इसी के साथ बेटा ये हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। आगे की एक्सरसाइज हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। धन्यवाद।